हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज कूलम्ब्स लॉ पे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किया। ध्यान रहे आपको, कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट हम लोग नहीं लिखे हैं। सीबीएसई में स्टेटमेंट तो पूछ सकता है, तो कंपटीशन के साथ साथ तो सीबीएसई को भी लेके चलना है। तो आज सबसे पहले अपन कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट लिख लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेटमेंट द electrostatic force of interaction between two point charges is directly proportional to the product of charges and inversely, पहले लिख लेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस and this force acts along the line joining the two charges, ये क्या है स्टेटमेंट किसका, कूलम्ब्स लॉ का। समझ चुके हैं, सवाल कर चुके हैं, लास्ट में लेके आए आपके लिए क्या स्टेटमेंट। क्या लिखे सर, थोड़ा एक बार फिर से समझा दो सर। तो समझिए, देखिए ध्यान से, समझ में आ रहा है ना। क्या निकाले तो दो कैसा चार्ज। सबसे पहले दो कैसा चार्ज, बच्चा बोला पॉइंट चार्ज। तो देखिए पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस के बीच क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है। इसलिए अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्सन को एक कॉमन वर्ड दे दिए, क्या, इंटरैक्शन। That means attraction as well as repulsion. So the electrostatic force of interaction between 2 point charges is directly proportional to the product of charges. That means electrostatic force is directly proportional to the product of charges. Mod of Q1, mod of Q2, याद है ना, खट मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, तो दो चार्ज के बीच जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं डिस्टेंस r है, तो r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं, Fe is inversely proportional to Fe is inversely proportional to r square। मतलब
एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा। ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, देखिए लिखे हैं स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। और एक बात, कुछ बच्चे यहां तक लिख के रुक जाते हैं, उनको क्या होगा, 3 मार्क्स में 1.5 मिलेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड के बारे में तो यहां तक लिखे हैं, व्हाट अबाउट डायरेक्शन? तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स सर ये क्या बता चुके हैं, मतलब दो चार्ज के सेंटर के ज्वाइन होने वाले लाइन के अलोंग ही डायरेक्शन होगा, किसका, इलेक्ट्रिक फोर्स का। तो सर इस चार्ज का सेंटर ये, इस चार्ज का सेंटर ये, इस दोनों चार्ज को ज्वाइन होने वाला लाइन ये, इसके अलोंग अगर रिपल्सिव नेचर है तो खट खट, अगर अट्रैक्टिव नेचर है तो खट खट, ये अट्रैक्शन ये रिपल्सन, कुछ भी हो सकता है ना। इसलिए लिखें दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो समझ में आया क्या था, ये स्टेटमेंट था किसका, कूलम्ब्स लॉ का। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए हल्का सा इधर वाला कट रहा था, देख लीजिए, पॉज करके अच्छे से लिख लेना है, समझ रहे हैं ना, लीजिए। अब आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, चलिए देखिए ध्यान से। तो अब क्या आया मामला, कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट सर आप बता दिए, कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन भी था, क्या था, सिर्फ 2 पॉइंट चार्ज के लिए ही क्या है, वैलिड है। सर 3 आ जाएगा तो क्या करेंगे, सर 4 आ जाएगा तो क्या करेंगे। तो यहां थोड़ा सा अभी जो स्टेटमेंट आया था उसको फिर से लिख देते हैं। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, Q1, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2 और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। 1 2 3, यही ना। अब क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 we get F directly proportional to mod of Q1 Q2 upon R square। तो F is equal to क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 upon R square। अब ऐसे लिखते हैं, K का वैल्यू कितना लेते थे, तो K का वैल्यू लेते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो F कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है, ये समझ में आया सबको। तो दिस इज कूलम्ब्स लॉ। स्टेटमेंट लिखने के बाद ये भी लिखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टेटमेंट आया तो स्टेटमेंट लिख के छोड़ देना है, मार्क्स कट जाएगा। बढ़ते हैं आगे। आज जो है क्या पढ़ाना है, नया टॉपिक। सर कूलम्ब्स लॉ सिर्फ 2 पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है। 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, n नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज आ जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, कूलम्ब साहब फेल कर जाएंगे। उसके लिए एक प्रिंसिपल लाए हैं हम आपके लिए, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो आइए पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन?
for valid for more than 2 point charges, for more than 2 point charges, for more than 2 point charges। कैसे करेंगे? तो आइए पहले समझें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे ये मान लेते हैं Q1 है, यहां Q2 है, Q3 है, Q4 है, डॉट 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 Qn है। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे चार्ज हैं, n नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज है कि नहीं? अब सारे चार्जेस की वजह से किस पे, दो चीज इंपॉर्टेंट है, किसने लगाया, किस पे लगाया। तो हम लोग Q1 पे नेट फोर्स निकालना चाह रहे हैं, किसके वजह से? बाकी सारे चार्जेस की वजह से किस पे निकालना है नेट फोर्स? Q1 पे निकालना है। तो क्या होगा, देखिए इधर ध्यान से, Q2 भी किस पे लगाएगा? Q1 पे लगाएगा। ये देखिए लगा दिया। Q3 भी किस पे लगाएगा? Q1 पे लगाएगा। ये देखिए लगा दिया। Q4 भी किस पे लगाएगा? Q1 पे लगाएगा। Qn भी किस पे लगाएगा? तो Q1 पे लगाएगा। क्लियर है? यहां ध्यान से देखिए, ये Q2, Q3, Q4, Qn, ये आपका है Q4 और यहां है आपका Q1। क्लियर है? फोर्स किस पे? बच्चा बोला सर 1 पे, किसके वजह से? तो 2 की वजह से। ये फोर्स किस पे? तो 1 पे, किसके वजह से? 3 के वजह से। ये फोर्स किस पे? तो 1 पे, किसके वजह से? बच्चा बोला 4 की वजह से। इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स ऑन Q1 एक्सर्टेड बाय Q4। ये किस पे फोर्स? 1 पे, किसके वजह से? ये फोर्स है, फोर्स किसके वजह से? 1 पे। किस पे? तो 1 पे, किसके वजह से? तो n के वजह से। क्लियर है? अब सारा पेयर, अब देखिए ध्यान से, ये डिस्टेंस को मान लिए R1, 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस R12, 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस R13, इसके बीच का डिस्टेंस R14, इसके बीच का डिस्टेंस R1n। क्लियर है? अलग अलग डिस्टेंस है, अलग अलग फोर्स है। अब कैसे निकालेंगे? क्या करना क्या है सर? तो 1 पे नेट फोर्स निकालना है। 1 पे सारे के वजह से क्या हो रहा है? इस पेयर की वजह से अलग फोर्स लग रहा है, इस पेयर की वजह से अलग फोर्स लग रहा है, इस पेयर की वजह से अलग फोर्स लग रहा है, इस पेयर की वजह से अलग फोर्स लग रहा है। अब हमको क्या चाहिए? हमको तो Q1 पे लगने वाला नेट फोर्स चाहिए। कैसे निकालेंगे? तो आप पढ़े हैं वेक्टर, यहां क्या है? सारे फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में है। तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे वेक्टर में वेक्टोरियली ऐड करते थे, वैसे ही यहां फोर्स कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो नेट फोर्स ऑन Q1 निकालने के लिए क्या करेंगे? जितने भी सारे पेयर की वजह से जो अलग अलग फोर्स आए हैं, सारे फोर्सेस को क्या करना पड़ेगा? वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा। मतलब F नेट जो लिखेंगे, F नेट किस पे? Q1 पे। क्या हो जाएगा? 1 पे 2 के वजह से, प्लस 1 पे 3 के वजह से, प्लस 1 पे 4 की वजह से, प्लस डॉट 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 डॉट, प्लस 1 पे n की वजह से। तो ये क्या हो गया? वेक्टोरियली सबको, ये थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, F किस पे? 1 पे 2 की वजह से। तो ये क्या किया मैंने? बच्चा बोला सर आपने वेक्टोरियली ऐड कर दिया। अब जिनका वेक्टर जितना स्ट्रांग होगा
उनसे क्वेश्चन उतना ही फास्ट जो है क्या होगा, बनेगा। इसको भी और करेंगे आगे, पहले इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। अब देखिए ये सबको अलग अलग लिखते हैं। पहले आप लोग भी लिख सकते हैं, कूलम्ब्स लॉ लगाना है बस। जैसे F12 क्या है, फोर्स ऑन Q1, फोर्स ऑन Q1 exerted by Q2, यही है ना। फोर्स किस पे, 1 पे लगाया किसने, 2 ने, कितना, तो K Q1 Q2 अपॉन R12 का क्या, स्क्वायर होगा। सिमिलरली तो ये सिमिलरली F13 क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, K Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर। उसी तरह डायरेक्ट आप लोग तो खुद से लिख लेंगे। F1N क्या होगा, K Q1 QN अपॉन R1N का क्या, स्क्वायर होगा कि नहीं। तो बच्चा बोला हाँ सर होगा। अच्छा ये मैग्नीट्यूड लिखे हैं तो वेक्टर हटा देना है। ये सब क्या है, तो मैग्नीट्यूड लिखे हैं फोर्स का, मैग्नीट्यूड। अब क्या करेंगे, अभी मान लेंगे कि सारे फोर्स सेम डायरेक्शन में मतलब एक्ट कर रहे हैं। कोई दिक्कत, सवाल में जैसा आएगा हम लोग देख लेंगे। थोड़ा सा वेक्टर फोकस कर देंगे आज हम आपको, ताकि आपसे क्वेश्चंस बनने लगे। तो इफ ऑल द फोर्सेस आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, तो क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। F नेट जो निकालेंगे क्या करेंगे, देखिए सबको ऐड करेंगे तो K सब में है, K बाहर निकाल लेंगे। क्लियर है, K बाहर निकलेगा। सबसे पहले तो ऐसे लिखेंगे F12 प्लस F13, ऐसे भी लिख सकते हैं एक स्टेप। क्या करेंगे, F नेट इज इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डैश 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 F1N हो जाएगा। क्लियर है। अब कॉमन निकालेंगे और सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। F नेट जो होगा हम आपको बता ही चुके हैं, सबको यहां लिखेंगे। उतना किस लिए लिखेंगे, साफ दिख रहा है लिखा हुआ यहां। K कॉमन निकाल लिए, Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस Q1 QN अपॉन R1N का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये दिख रहा है ना इधर, कहीं कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए याद कीजिए सेंटर ऑफ मास, सबमेशन बताए थे मैकेनिक्स में। तो अब सबमेशन लगाते हैं तो F नेट जो होगा वो क्या होगा, K, ठीक। सबमेशन Q1 फिक्स है, Q1 लिख देते हैं। ये 2 3 4 5 6 7 N, इसको लिखते हैं QI अपॉन R। 1 1 1 सब में 1, इसके बाद 2 3 4 5 6 7 N, 1N का क्या, स्क्वायर। अब N कहां से कहां तक है, N 2 से लेके N जो है वो कहां तक है,
सॉरी n नहीं, R1 I माने हैं, नहीं R1, ये 2 3 4 5 तो I कर दिए। अब देखिए ना इधर, अगर थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दें तो I इक्वल टू 1 रखेंगे, I इक्वल टू 1 नहीं, I स्टार्ट कहां से हुआ, 2 से, I इक्वल टू 2 रखें तो क्या हो जाएगा, Q1 I के जगह पे 2 तो Q2 अपॉन R1 I के जगह पे 2 का स्क्वायर, ये आ गया। फिर सबमिशन का मतलब जोड़, फिर I इक्वल टू क्या रख देंगे, 3, क्या हो जाएगा, Q1 I के जगह पे 3 Q3 अपॉन R1 I के जगह पे कितना, 3 का स्क्वायर, फिर सबमिशन मतलब जोड़, फिर I इक्वल टू 4 रख देंगे, Q1 Q4 अपॉन R1 4 का स्क्वायर, फिर ऐसे होते होते I इक्वल टू क्या रख देंगे लास्ट में, n, तो Q1 Qn अपॉन R1 n, I की जगह पे n का स्क्वायर, मतलब I इक्वल टू कहां से कहां तक सर, 2 से लेके कहां तक, I इक्वल टू n तक का कहानी है। तो ऐसे पूरा स्टेटमेंट को एक लाइन में क्या कर लिए, समेट लिए। तो ये समझ में आया, इसको बॉक्स में डाल देते हैं। इसको बॉक्स में डाल दिए, मतलब ऐसा कब कर सकते हैं, इफ ऑल द फोर्सेस आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, मान के हम ये किए, लेकिन जरूरी नहीं है कि फोर्स हमेशा सेम डायरेक्शन में ही हो। जैसे 2 न्यूटन इधर 5 न्यूटन इधर है, 5 2 क्या कर देंगे, रिजल्टेंट 7 कर देंगे। लेकिन हो सकता है थीटा एंगल पे हो, 60 डिग्री पे हो, 70 डिग्री पे हो, तो वो सब कहानी किसका है, वेक्टर का है। मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के क्वेश्चन में किसको याद रखना है, वेक्टर को। इसलिए चूंकि आप लोग थोड़ा पहले पढ़े, हो सकता है कुछ स्टूडेंट के माइंड से वेक्टर स्लिप कर गया होगा, थोड़ा सा भी कुछ देर वेक्टर आपको बता देते हैं, उससे होगा क्या, आपसे ही बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा, तो मेरा मेहनत कम जाएगा, है ना, कम डाउट्स आएगा। तो इसको मिटाते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा वेक्टर में पढ़ाई थे एक टॉपिक, क्या, एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टोरियली ऐड करने का जरूरत पड़ेगा आपको इलेक्ट्रोस्टैट के प्रॉब्लम में। कैसे करेंगे बच्चे, क्या होगा, एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे करेंगे सर। तो देखिए, दो वेक्टर में वेक्टर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वेक्टर आएगा। उस वेक्टर का नाम क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। जो जोड़ के जो वेक्टर आता है उसको क्या नाम दूं मैं, रिजल्टेंट वेक्टर। तो वो रिजल्टेंट वेक्टर है तो उसका भी क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का भी क्या होता है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन होता है। मतलब हम लोग को दो फॉर्मूला चाहिए, एक वेक्टर लिए ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर लिए बी वेक्टर, दोनों को ऐड किए तो मान लेते हैं आर वेक्टर आया। इस वेक्टर का भी अपना मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, इस वेक्टर का भी अपना मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, और दोनों को ऐड करके जो आया उसको क्या नाम दूं मैं, रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसका भी क्या होगा, अपना मैग्नीट्यूड आएगा, अपना डायरेक्शन आएगा। तो वही रिजल्टेंट वेक्टर का क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो देखिए, पॉज करके लिख लेना है। आप लोग सोच रहे होंगे सर तुरंत मिटा देते हैं, मिटाएंगे नहीं। देखिए इधर ध्यान से, एक लॉ है जिसका नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उससे पहले आपको थोड़ा सा कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर समझना पड़ेगा। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है, जैसे देखिए ये वेक्टर है, ये वेक्टर ए वेक्टर है, अपना पूरा पूरा किसको दे दिया, ये बताओ किसको दे दिया, जूम किसको दे दिया, एक्स को। मतलब ए वेक्टर का एक्स
कंपोनेंट क्या है? पूरा पूरा। अगर 10 यूनिट है तो 10, और a का y क्या है? 0। y को दिया है क्या? नहीं। कोई वेक्टर ऐसे है, पूछ देंगे p वेक्टर का x क्या? 0। पूरा पूरा ये किसको दे दिया? y को। कोई वेक्टर ऐसे है, पूरा पूरा किसको दे दिया? z को। x और y क्या हो जाएगा उसका? 0। लेकिन अगर कोई वेक्टर ऐसे बीच में है, ऐसे, ये ना तो पूरा पूरा x में है और ना ही पूरा पूरा y के अलोंग है, दोनों के बीच में है ये वेक्टर। मान लेते हैं ये x एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक, क्लियर है? तो देखिए इधर ये p वेक्टर है, तो ये p वेक्टर जो है किसको दिया? दोनों को दिया, x को भी दिया, y को भी दिया। मतलब इसका कंपोनेंट x डायरेक्शन में भी होगा, y डायरेक्शन में भी होगा। सर x में कितना होगा? तो थीटा जिससे जुड़ेगा, किससे जुड़ा? x से जुड़ा, उस कंपोनेंट को cos लिखेंगे। p cos 30 डिग्री ये हो जाएगा। ये कितना होगा? p sin 30 डिग्री। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे कि सर अगर कोई वेक्टर ऐसे है, क्या ये पूरा पूरा, क्या ये वेक्टर पूरा पूरा x के अलोंग है? नहीं। क्या ये पूरा पूरा y के अलोंग है? नहीं। बीच में है, इसका x कंपोनेंट भी होना चाहिए और y कंपोनेंट भी होना चाहिए। मान लेते हैं ये एंगल 60 डिग्री है, ये कोई f वेक्टर है, तो कैसे कंपोनेंट लिखेंगे? ये क्या हो जाएगा? f cos 60 डिग्री, ये f sin 60 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात? एंगल देखिए इस एक्सिस से जुड़ा है, इसको क्या कर लिए? cos ले लिए। वैसे आपको अगर वेक्टर डिटेल में चाहिए तो 11th के टॉपिक से जुड़ जाइए। 11th में भी क्या चल रहा है? वेक्टर। समझ रहे बात को? नोट कीजिए। इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते। अब देखिए आप वेक्टर का एडिशन सीखने के लायक हो गए, तो ध्यान से देखेंगे सारी चीजों को। एक लॉ पढ़े होंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एडिशन ऑफ वेक्टर में। जैसे देखिए ये आपका a वेक्टर है, ठीक, ये आपका b वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है ये ऐसे b वेक्टर है। ट्रायंगल का दो साइड, दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए वेक्टर, एरो लगा दिए, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, वेक्टर हो गया। तो इस दोनों वेक्टर का जो जोड़ के जो आएगा वो कौन आएगा? बच्चा बोला वेक्टर आएगा सर। उस वेक्टर को मैं क्या नाम दूं? बच्चा बोला रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर कौन होगा? तो इसी ट्रायंगल का तीसरा साइड होगा। लेकिन ये दोनों देखिए सेम ऑर्डर में है, लेकिन जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इसी ट्रायंगल का तीसरा साइड होगा, लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं, रिवर्स ऑर्डर में। मतलब ये कि ये मान लेते हैं ऐसे, ऐसे। ओके, अब देखिए खट, इसको जाना कैसे चाहिए था? खट, ऐसे सेम ऑर्डर होता, लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर क्या सेम ऑर्डर में होता है? नहीं। रिजल्टेंट वेक्टर ये खट, तो ये ऐसे नहीं जाके जाएगा, ऐसे। रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो कैसे ऑर्डर में होगा? रिवर्स ऑर्डर में होगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए। अच्छा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना? ए। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना? बी, है ना। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? ठीक है। अब देखिए ये ए वेक्टर पूरा पूरा किसको दिया? बच्चा बोला एक्स को सर। ये बी किसको दिया? सर नहीं पता। बी देखो ना तो पूरा पूरा एक्स के अलोंग है, ना ही पूरा पूरा वाई के अलोंग है। तो मान लेते हैं ये बी ऐसे है ना। यहां अलग से ड्रॉ करके बताते हैं थोड़ा बी के बारे में। तो देखिए ये बी वेक्टर क्या है? ना तो पूरा पूरा एक्स डायरेक्शन में है, ना ही पूरा पूरा वाई डायरेक्शन में है, मतलब बीच में ही है। मतलब इसका कुछ कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में भी होगा और कुछ कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में भी होगा। इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। तो ये जो कंपोनेंट होगा कितना होगा? कॉस थीटा,
और ये जो कंपोनेंट होगा ये कितना होगा, साइन थीटा। अब देखिए इसको वेक्टर शिफ्टिंग पढ़ाए थे, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो ना ही उसका डायरेक्शन चेंज हो, तो शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसको ऐसे करके, ये ऐसे अगर बी वेक्टर है तो इस चीज को ऐसे शिफ्ट करके यहां पे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिए तो इस कंपोनेंट को बी साइन थीटा बता सकते हैं। ठीक उसी तरह ये बी है, उसी चीज को यहां बनाएंगे, ये देखिए ऐसे, ऐसे और ऐसे, मतलब इसका एक ऐसे और ऐसे होगा, इसको यहां ऐसे शिफ्ट कर दिए। ये कितना, ये एंगल थीटा है, ये कितना होगा बी कॉस थीटा, ये कितना बी साइन थीटा। क्लियर है। ये ए बी सी और ये डी। क्लियर। इसको बी ले लेते हैं और इसको क्या ले लेंगे, सी ले लेंगे। अब ध्यान से देखिए, ए बी कितना है तो ए है सर, बी डी कितना है तो बी कॉस थीटा है, AD कितना होगा, AD इक्वल टू होगा AB प्लस BD, दैट इज A प्लस B कॉस थीटा। क्लियर है। ये हो गया AD, ये देखिए 90 डिग्री है। अब AC कितना है, बोले थे R वेक्टर का मॉड कितना, तो R कितना, R। अब CD की बारी, CD कितना है तो CD जो है वो है B साइन थीटा। क्लियर है। अब साफ साफ देखिए, पाइथागोरस थ्योरम फेमस थ्योरम है, सुने होंगे नाम। क्या कर लेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो करते हैं, देखिए ध्यान से, इसको इधर मिटा दे क्या, अच्छा रहने दीजिए। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर कर दिए। अब AC है कितना, R स्क्वायर। क्लियर। थोड़ा स्पेस चाहिए। R स्क्वायर इज इक्वल टू AD क्या लिखें तो A प्लस बी कॉस थीटा का क्या स्क्वायर प्लस CD कितना है तो CD है B साइन थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, R इज इक्वल टू, इसको ओपन कीजिएगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पूरा B है, ध्यान देना है। तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB, B की जगह पे क्या हो जाएगा, पूरा B कॉस थीटा। क्लियर। प्लस यहां क्या लिखेंगे, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इस चीज को, ये स्क्वायर है, ऐसे लिख दिए। अब देखिए ध्यान से, इसको देखेंगे आप, ये देखिए और ये देखिए, B स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आसान सा प्रॉब्लम है। तो R इज इक्वल टू रूट अंडर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। प्लस 2AB कॉस थीटा। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। यहां से रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का, ये किसका फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ध्यान से लिख लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन का फॉर्मूला इसके बाद लाएंगे, अभी मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो देखिए, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। याद आया 11th का वेक्टर, ऐसा फॉर्मूला बताए थे।
हाँ, जो बच्चे ध्यान से पढ़े होंगे, हर जगह फिजिक्स में जो वेक्टोरियली ऐड करते हैं उसमें इस फॉर्मूला का यूज करते होंगे। अब देखिए, ये रिजल्टेंट का क्या आया, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आया। इसको पहले नोट कीजिए, फिर रिजल्टेंट का डायरेक्शन का बात करेंगे। तो ये समझ में आया। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर देते हैं। ओके, स्ट्रेट लिखना है, अच्छे से लिखना है, साफ सुथरा लिखना है। तो ये देखिए, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अब आप बोलेंगे ए को ऐसे शिफ्ट करेंगे तो ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा। वेक्टर देखिए हमेशा, जैसे ये ब्लॉक है, हमेशा जरूरी नहीं एक वेक्टर ऐसे 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 सीधा ही लगे, जरूरी है एक ही डायरेक्शन में सारा वेक्टर एक्ट करेगा, नहीं। हो सकता है एक ऐसे लग जाए, एक ऐसे लग जाए, थीटा एंगल पे लग जाए, तो कैसे निकालेंगे, इस दोनों का जोड़ क्या होगा। तो इसलिए थीटा के फॉर्म में एक जनरल फॉर्मूला लाना पड़ा। कोई दिक्कत, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, कैसे निकालेंगे, वो सब एप्लीकेशन आएगा क्वेश्चन में, घबराना नहीं है। अब देखिए ध्यान से, अब डायरेक्शन का बात, इसको मिटाते हैं पहले। अब डायरेक्शन का चर्चा होगा। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो देखिए ध्यान से। इसके लिए थोड़ा सा आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, ये दिख रहा है ना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आना चाहिए। थोड़ा सा हल्का सा, क्या, जैसे इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स, होगा कि नहीं। जैसे इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स 1। अब बताइए साइन का वैल्यू 1 जो है, थीटा इक्वल टू कितने डिग्री के लिए होता है, बच्चा बोलेगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री सर। देखे आ गया ना थीटा। अब जैसे tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 1। अब tan का वैल्यू 1, थीटा इक्वल टू कितने डिग्री के लिए, तो बच्चा बोला 45 डिग्री। समझ रहे हैं। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू अगर 0 लिख दें, तो थीटा इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स 0। अब साइन का वैल्यू 0, थीटा इक्वल टू कितने डिग्री के लिए, 0 डिग्री के लिए सर। तो समझ रहे हैं बात। ऐसे करके आपको डायरेक्शन निकालने में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हल्का सा जरूरत पड़ सकता है। इसको नोट कर लिए, पॉज करके नोट कर लेना है, अभी आगे बताते हैं। मान लेते हैं क्या निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है। लेट कर लेते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर कहां से गुजर रहा है, यहां 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 से गुजर रहा है। कितने, अगर एंगल पता चल जाए 30 डिग्री तो मान लेंगे यहां से गुजरेगा, 60 डिग्री तो मान लेंगे यहां से गुजरेगा, 90 डिग्री तो मान लेंगे, लेट कर लेंगे यहां से गुजरेगा। समझ रहे हैं। करते हैं, लिखते हैं, लेट रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा with R vector. Resultant vector makes an angle alpha with A vector. क्लियर है। तो tan अल्फा अगर लिखते हैं इस ट्रायंगल में, देखिए tan थीटा P बाय बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कौन होता है, जिससे थीटा जुड़ा है, अल्फा जुड़ा है। समझ रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, tan अल्फा सी डी अपॉन ए डी कर दिए।
तो ये कितना होगा, AD, AD कितना है, AD है A प्लस बी कॉस थीटा अपॉन A प्लस बी कॉस थीटा, यही ना। अब देखिए यहां से अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स इतना, मतलब tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन A प्लस बी कॉस थीटा। अब देखिए ध्यान से, ये किसका फॉर्मूला आ गया, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, और ये जो फॉर्मूला आया था R इज इक्वल टू रूट अंडर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये क्या था, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था। तो इसमें थीटा है क्या, अल्फा क्या है, अल्फा बराबर एंगल, ऐसे हम लिखते हैं एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, और रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, अल्फा है। तो जब बनाएंगे आप तो इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। देखिए इसी में अब हम बताते हैं आपको, इसको मिटाते हैं, आगे बताएंगे अभी आपको स्पेशल केस। स्पेशल केस थोड़ा सा वेक्टर का जरूरत तो पड़ेगा ही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के क्वेश्चंस में। तो देखिए रिजल्टेंट इक्वल टू कितना आया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, where theta is the angle between a vector and b vector। अब देखिए इसमें स्पेशल केस, फर्स्ट स्पेशल केस, इफ थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू कितना, 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बच जाएगा। किसका फॉर्मूला होगा, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट अंडर, इसको क्या लिखेंगे, a प्लस बी का क्या, होल स्क्वायर। अब बताइए स्क्वायर और रूट भज, मतलब रिजल्टेंट इस केस में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कितना, तो a प्लस बी। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे ये कोई ब्लॉक है, इस पे इधर लग रहा है 4 न्यूटन, इधर ही लग रहा है 3 न्यूटन, तो रिजल्टेंट कितना होगा, 7 न्यूटन। डायरेक्ट ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि थीटा 0 डिग्री है, मतलब ए वेक्टर पैरेलल टू कितना, बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में क्या है, तो पैरेलल है, पैरेलल है, सेम डायरेक्शन है, इसलिए डायरेक्ट ऐड कर दिए। ठीक उसी तरह स्पेशल केस नंबर 2, इफ ए वेक्टर एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर, ए वेक्टर अगर बी वेक्टर के एंटी पैरेलल अगर होगा तो थीटा जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री। रिजल्टेंट का क्या करेंगे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। अब ये हो जाएगा -1, क्लियर है। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट अंडर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट भज। रिजल्टेंट इस केस में हो जाएगा मिनिमम कितना, रिजल्टेंट का वैल्यू कितना, तो a माइनस
बी, तो इसको भी ध्यान में रखना है। सर कैसे यूज करेंगे? अगर इधर लगा 10 न्यूटन और इधर अगर फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन, अपोजिट डायरेक्शन, एंगल कितना 180 डिग्री, क्या करेंगे? ए माइनस बी मतलब 7 न्यूटन हो जाएगा ना। अब अगला स्पेशल केस, परपेंडिकुलर अगर रहेगा तो क्या करेंगे? देखिए, मिटाते हैं इसको, पॉज करके नोट भी करते जाना है। तो आप बोलेंगे सर ये इलेक्ट्रोस्टैट में वेक्टर का मजा क्यों दे रहे हैं? तो कारण है, सवाल में पता चलेगा क्या वेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रोस्टैट में। थर्ड स्पेशल केस, इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो थीटा कितना डिग्री? 90 डिग्री। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल 90 डिग्री होगा। रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90, बोलो कितना? 0 होगा ना। तो रिजल्टेंट इस केस में कितना हो जाएगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम बोलेंगे रूट अंडर खट स्क्वायर प्लस खट स्क्वायर। ध्यान में रहेगा कि इसको स्टार मार लेना है, इसको बहुत इसका यूज आने वाला है सुपरपोजिशन के प्रॉब्लम में, मेनली न्यूमेरिकल्स के लिए। फॉर न्यूमेरिकल्स हम आपको ये सब बता रहे हैं क्योंकि बहुत वैसे भी बच्चे होंगे जो वेक्टर नहीं पढ़े होंगे या ध्यान से नहीं पढ़े होंगे, तो इसलिए जो डायरेक्टली 12th पढ़ रहे हैं हमसे, वैसे बच्चों को थोड़ा सा यहाँ हम हेल्प कर रहे हैं। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो देखिए ध्यान से, डायरेक्शन के लिए tan अल्फा इज इक्वल टू क्या बताए? बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। थीटा क्या है? तो देखो ये ए है, ये बी है, दोनों के बीच का एंगल क्या है? तो थीटा 90 डिग्री है। थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो बी साइन यहां क्या लिखेंगे? 90 डिग्री बाय ए प्लस बी कॉस 90 डिग्री। साइन 90 कितना बताइए? 1। कॉस 90 बताइए? 0। तो ये पूरा पोर्शन कितना? 0 हो गया। तो क्या हो जाएगा? b अपॉन a। अब मान लेते हैं ये रिजल्टेंट वेक्टर है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर सर यहां से गुजरेगा या यहां से गुजरेगा या यहां से गुजरेगा या यहां से गुजरेगा, कैसे पता चलेगा? तो एंगल अल्फा कैलकुलेट करके, अगर अल्फा 30 डिग्री हुआ तो ये, 60 डिग्री हुआ तो ये, समझ रहे हैं, 70 डिग्री हुआ तो ये, मतलब अल्फा अगर पता चल जाए तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन पता चल जाएगा कि जूम 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 कहां से गुजर रहा है। ठीक, तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स b अपॉन a, मतलब y अपॉन x, इसी को बोलते थे अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y कॉम्पो अपॉन x कॉम्पो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्टार कर लेना है, नोट कीजिए। कुछ और भी छोटा छोटा ट्रिक है जिसका जरूरत आपको प्रॉब्लम बनाने के दौरान हो सकता है। जैसे देखिए, इफ ए वेक्टर का खट मतलब मॉड मैग्नीट्यूड, इफ ए वेक्टर का खट इज इक्वल टू बी वेक्टर का खट इज इक्वल टू ए, मतलब ए का भी मैग्नीट्यूड ए है, बी का भी मैग्नीट्यूड ए है, ये ए है, ये बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। इस केस में रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा 2a cos थीटा बाय 2 आएगा। ध्यान रखिएगा,
अब कहाँ से आया है? जो अच्छे बच्चे होंगे मेरे वेक्टर के लेक्चर को पलटाएंगे, वहाँ जाके थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री लगेगा, मैथमेटिक्स का यूज होगा, यही रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा के और कैलकुलेट करेंगे तो यही फॉर्मूला आएगा। हम आपको डायरेक्टली लिख दिए अभी, समझ रहे हैं ना। फॉर मोर डिटेल्स आपको वेक्टर का लेक्चर देखना पड़ेगा, है ना। तो ये देखिए, ये स्टार मार लेना है। सर रिजल्टेंट गुजरेगा कहां से? तो सुनिए, इधर एक भाई ए है, ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है। ए का भी मैग्नीट्यूड ए है, बी का भी मैग्नीट्यूड कितना है? ए का मॉड भी ए है, बी का मॉड भी ए है। मतलब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है। अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होता है तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है दोनों वेक्टर के बीच के एंगल को बराबर बराबर भाग में बांटता है। मतलब इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल देन रिजल्टेंट वेक्टर बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। जैसे देखिए, इधर डायग्राम बना के अच्छे से समझाते हैं आपको, कुछ इस तरह से। जैसे ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ये एंगल मान लेते थीटा है। थीटा हमेशा ए और बी वेक्टर के बीच का, दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा। रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच का एंगल को अल्फा कंसीडर किया है। तो रिजल्टेंट वेक्टर बीच से गुजरेगा ऐसे। क्यों? क्योंकि इसका भी मॉड ए है और इसका भी मॉड ए है। ये 5 तो ये भी 5 है। मतलब भाइयों के बीच बंटवारा बराबरी का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हाँ सर होना चाहिए। तो देखिए, कर दिए। मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। मतलब ये क्या है? अल्फा है कि नहीं? मतलब अल्फा इज इक्वल टू, क्या कर देंगे, अगर पूरा 60 है तो तू भी 30 मैं भी 30, मतलब अल्फा इज इक्वल टू, अगर इसको बीटा माने, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू थीटा बाय 2। मतलब तू 30 है, तू 30 है, पूरा 60 है तो 30 इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 60/2। कुछ इस तरह का काम होगा। इसी में अगर ए का खट इज ग्रेटर देन बी वेक्टर का खट, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं कम है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे बीच से नहीं गुजरेगा। ये इसका पलड़ा भारी है, ये पैसे वाला है, ये बेचारा कम पैसा वाला है, तो हमेशा पैसे वाले का पलड़ा क्या होता है? भारी होता है ना। तो वह उसी तरह रिजल्टेंट वेक्टर भी जो है ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर की तरफ क्या हो गया? शिफ्ट कर गया। मतलब ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा इधर झुक जाएगा, मतलब अल्फा कम जाएगा, बीटा बढ़ जाएगा। मतलब इस कंडीशन में जो होगा वो क्या लिखेंगे? बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। समझ में आया? तो इसको मिटाते हैं, जल्दी जल्दी बताते हैं। क्या अगर इसी में अगर बी वेक्टर का खट इज ग्रेटर देन ए वेक्टर का खट, बी वेक्टर का मॉड ज्यादा हो जाए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम हो जाए, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है ऑलवेज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द वेक्टर ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। मतलब अल्फा बढ़ जाएगा, बीटा घट जाएगा। मतलब अल्फा इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? बीटा। क्लियर है? इतना समझ में आया? और एक बात, लास्ट बात सुन लीजिए, महा इंपॉर्टेंट। If all the sides of a polygon are represented by continuous vector, then sum of all side is always 0. वेक्टर सम हर एक साइड का, पूरा साइड का क्या होगा? 0 होगा। कैसे? देखते हैं। जैसे पॉलीगन है, ऐसे खट, पॉली मतलब क्या? मेनी, बहुत सारा साइड है, खट खट,
ऐसे खट, ऐसे खट। मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, डी वेक्टर है, ऐसा बताए थे वेक्टर में, याद कीजिए। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सब भी पढ़ाए थे, है ना। तो इसमें क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, सबका सम क्या हो जाएगा, 0। जरूरी नहीं है कि 4 ही हो, अगर 3 हो सर तो देखिए ऐसे ट्रायंगल टाइप से खट खट खट, ये सारे कैसे हैं, कंटीन्यूअस वेक्टर हैं, एक लगातार सेम ऑर्डर में है, तो सबका सम क्या होगा, वेक्टर सम 0। अब जैसे p वेक्टर, q वेक्टर, r वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस r वेक्टर इज इक्वल टू क्या, 0। वैसे ही तो आज वेक्टर का बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताए आपको हम, अलॉन्ग विथ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगले क्लास में मिलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू।